गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज प्रतिमा सिंह एंड वेलकम बैक टू पोलपाथ। आज हम एक कहानी लेकर के आए हैं जिससे उस कहानी के द्वारा आपको पूरा मौलिक अधिकार रट जाए। आपको याद नहीं करना पड़ेगा, इसमें याद करने की कोशिश मत करना, बस कहानी को ध्यान से सुनना। आपको स्टेप बाय स्टेप सारे मौलिक अधिकार अपने आप याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। बस एक काम करना कि वीडियो को आराम से, ध्यान से और पूरा सुनना, स्किप मत करना। और एक काम और करना कि याद करने की कोशिश मत करना, याद करने की कोशिश मत करना और याद ना हो तब मुझे कमेंट में बताना कि आपको याद नहीं हुआ। लेकिन कहानी को कहानी की तरह ध्यान से सुनना, जिस तरह आप कहानी सुनते हैं बस कहानी को बहुत अच्छे से सुनना, इतना काम कर देना बस। और आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, पोलपाथ के नाम से सर्च करके। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दिया गया है, तो आप लिंक से भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप पोलपाथ के नाम से सर्च करेंगे तो आप हमें फॉलो कर पाएंगे। @ नहीं लगाना है, ओनली पोलपाथ से आपको ये चीजें, मेरा जो टेलीग्राम है वो आप अवेल कर पाएंगे। तो चलिए आज देखते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, जो मौलिक अधिकार हैं वो आपको मेनली कहां से कहां तक है, ये टोटल जो है ये 12 से 35 के बीच में रखे गए हैं। 12 से 35 कौन से भाग 3 में रखे गए हैं। ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, अभी हम कहानी के थ्रू आपको मेन समझाएंगे। भाग 3 में रखे गए हैं, लेकिन जो 14 से 32 ये मेन मूल अधिकार हैं जो नागरिकों को दिए गए हैं। और भी मौलिक अधिकार से ही संबंधित प्रावधान है, बट ये जो 14 से 32 है ये जो है मेन है। तो चलिए इनको वन बाय वन देखते हैं। इनके अलग अलग नाम है, यानी कि इनको कैटेगराइज किया गया है। समता का अधिकार 14 से 18 के बीच में जो अनुच्छेद है उनमें दिया गया है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से लेकर के 22 तक दिया गया है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है 33 एंड 34 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 35 और 38 में दिया गया है। जबकि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29, 30 में दिया गया है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में दिया गया है। 31 में पहले जो है संपत्ति का अधिकार था, 31 में संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है। अब ये एक विधिक अधिकार बन गया है और 300A में रख दिया गया है। 300A, 300 के सबसेक्शन ए में इसको रख दिया गया है। तो पहले हमारे पास कितने अधिकार थे? 7 थे। जब ये संपत्ति का अधिकार हट गया, विधिक अधिकार बन गया है, तो हमारे पास कितने बचते हैं? 6 अधिकार बचते हैं मौलिक अधिकार, और हम उन्हीं की बात करेंगे। चलिए, तो ये हमने देख लिया कहां कहां पर कितने कितने में क्या दिया गया। अब हम सबसे पहले जो है समता का अधिकार यानी कि 14 से 18 ये पूरे अधिकारों को यहां से लेकर के 32 तक, 14 से लेकर के 32 तक हम एक स्टोरी के थ्रू समझेंगे। तो अब अपनी स्टोरी हम शुरू करते हैं। देखते हैं समता या समानता 14 से 18 के बीच में है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समता। पहले इसको एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी स्टोरी बताते हैं। 15 क्या कहता है? धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोक। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में समानता जो अवसर होते हैं, समानता। 17 क्या कहता है? छुआछूत का, अस्पृश्यता का अंत। 18 क्या कहता है कि उपाधियों का अंत। ये सारे जो है अनुच्छेद किससे? समता, समानता से संबंधित है। ये कहीं ना कहीं समानता को स्टेब्लिश करने के लिए है। चलिए देखेंगे 14। तो 14 में देखेंगे भाई 14 लोगों का एक ग्रुप था, वो कॉलोनी के अंदर ही अपना यूं ही टहल घूम रहा था, और एक स्पीड में आई कार, स्पीड में चलाता हुआ एक बंदा आया और उनको ठोकते ठोकते बचा, यानी कि वो ठोकते ठोकते बच गए। उसमें से फिर कार से वो बंदा, जब कार रुकती है ब्रेक लगाता है, वो बंदा निकलता है, पर्सन ए। और इधर से जो उस ग्रुप का लीडर होता है, लीडर टाइप होता है, वो पर्सन बी होता है। तो पर्सन बी इधर से आगे बढ़ता है और बोलता है भाई कॉलोनी के अंदर इतनी तेज कार चलाने की क्या जरूरत है, अभी तुमने मुझे ठोक दिया था। तो वो अपने धन के नशे में धनवान होता है, तो उसको उल्टा सीधा बोलना शुरू करता है। और फिर वो पर्सन भी बोलता है कि अरे भाई तुम धनीवान होगे तो अपने आप के लिए होगे, यहाँ इस देश में कानून भी चलता है और कानून के सामने सब बराबर हैं। तो 14 लोगों ग्रुप बोला कानून के सामने सब बराबर हैं, तो तुम अपना जो धनवान है ना, अपने धन है ये अपने घर में जाकर के दिखाना, यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम उल्टी सीधी हरकतें करोगे ना तो कानून में तुमको वहां कोर्ट में घसीटेंगे। ठीक है, तो 14 लोगों ग्रुप ने ये बोल दिया। और उस दिन क्या डेट भी 14 थी, तारीख क्या थी? 14 थी। फिर क्या होता है, चलो लोगों ने उनको समझाया बुझाया, हट गए, दोनों अपने अपने रास्ते चले गए और ए और बी दोनों चले गए। फिर 15 तारीख को क्या होता है,
कि वो दोनों पर्सन ए और पर्सन बी, ये दोनों क्या होते हैं, घूमते टहलते एक ही कॉलोनी के होते हैं, फिर मिल जाते हैं। तो जो पर्सन बी होता है, जो कार से निकलता है, पर्सन ए कार से निकलता है ना, तो पर्सन ए क्या कहता है, पर्सन बी से पूछता है, क्या पूछता है भाई, अब वो क्या हुआ, टकरा गए तो फिर वो पूछता है, जो पर्सन ए होता है, कार वाला बंदा कहता है कि तुम्हारी ये धर्म, जाति, लिंग, ये सब क्या है भाई, तुम्हारा धर्म क्या है, किस जात के हो, जरा बताना। तो पर्सन भी कहता है भाई धर्म जात पर भेदभाव करना बंद करो, ये सब पे रोक लग चुकी है, और उतना कह के आगे बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, 16 तारीख को क्या होता है कि फिर वो दोनों टकराते हैं। तो अब पर्सन बी बड़ा इंटरेस्टेड है, जो पर्सन ए है वो पर्सन बी पर, जो मतलब धनी नहीं है, उस पर बड़ा इंटरेस्ट ले रहा है कि भाई वो इतना अकड़ दिखा रहा था। तो वो पूछता है क्यों भैया, तुम किसी सरकारी नौकरी में हो क्या, बड़ा कानून वानून जानते हो और बड़ा ज्ञान ध्यान बांटते हो। तो वो क्या कहता है, किसी सरकारी नौकरी में हो क्या। 16वें दिन आकर के वो पर्सन ए, कार वाला व्यक्ति जो है, क्या पूछता है कि क्या तुम किसी सरकारी नौकरी में हो क्या भाई। पर्सन बी फिर उसको अवॉइड करता है, बोले तुम्हें क्या मतलब, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, तुम्हें क्या मतलब है, तुम अपने रास्ते जाओ। वो बिल्कुल उसको अवॉइड कर रहा है और वो आगे बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, 17वें दिन फिर दोनों टकराते हैं, क्योंकि एक ही कॉलोनी में रहे हैं, टहलते हैं, घूमते हैं और आते जाते टकरा ही जाते हैं। 17वें दिन फिर दोनों टकराते हैं, और फिर जो है वो कार वाला पर्सन होता है, वो कहता है कि अरे भाई तुम तो बड़े धाकड़ आदमी हो, और चलो हाथ हाथ मिलाओ, दोस्ती कर लेते हैं, छोड़ो ये सब बवालबाजी। तो वो कहता है, जो पर्सन भी होता है, कहता नहीं भाई कोविड चल रहा है, हाथ हाथ मिलाना मना है, रहने दो, हाथ हाथ मुझे नहीं मिलाना है, और नमस्कार करके वो निकल लेता है। अब इससे क्या हो गया, 17 अस्पृश्यता का अंत, यानी कि छुआछूत नहीं करनी है, छूना ऊना मना है, छुआछूत करना मना है, अभी रहने दो कोविड में। तो इससे अस्पृश्यता का अंत हो गया। फिर 18वें दिन यानी कि 18 तारीख को फिर वो मिलते हैं। 18वें दिन जब वो फिर मिलते हैं तो क्या होता है कि जो पर्सन ये होता है, कहता कि अरे यार मैंने तो अपना सब ये जो स्टेटस है ये सब एक किनारे रख दिया, और जो जितने हम लोगों के बीच में जो भी मनमुटाव था उन सबका मैंने अंत कर दिया है। तुम भी ये सब अंत करो, हटाओ ना, इन सब चीजों को खत्म करो। तो ये हो जाएगा उपाधियों का अंत। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका 14 से 18 समता का अधिकार। यहाँ पर समानता की बातें की जा रही हैं। अब यहाँ पर जब ये क्या करते हैं कि एक प्रकार से दोस्ती कर लेते हैं, सारी इनकी जो मनमुटाव और जो आपस में मन में इनके जो दुश्मनी सी होती है वो सब हटा करके उन सब का अंत कर देते हैं ये, और एक प्रकार से हल्की सी दोस्ती हो जाती है। फिर ये, अब हम चलेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 तक है ये। ठीक है, फिर जब ये थोड़ा सा इनके बीच में संबंध सुधरते हैं तो ये क्या करते हैं, बातचीत करते हैं। इसमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की और अन्य 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। इनको भी हम एक स्टोरी के माध्यम से समझेंगे, लेकिन अभी इस स्टोरी को ब्रेक नहीं करेंगे जो चल रही है। 19 की स्टोरी हमने अलग बना रखी, उसको हम अलग समझाएंगे। इसमें 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रता आपको दी गई है। ठीक है, तो चलो पहले इस स्टोरी को ब्रेक नहीं करते हैं। अच्छा, जब उनके बीच में थोड़ी दोस्ती वोस्ती बातचीत थोड़ा सा बनने लग जाती है तो बातचीत करते हैं, ये अभिव्यक्ति करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गया 19वें दिन। सब देखो सीक्वेंस चल रहा है आपका। आगे फिर अनुच्छेद 20 में क्या कहता है, अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। अब जब थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है तो ये 20वें दिन फिर मिलते हैं। ठीक है, अभी इनका क्या हो जाता है कि जब 20वें दिन मिलते हैं, एक दिन इन्होंने एक दिन पहले थोड़ा बातचीत कर ली थी, तो अगले दिन उसको तो आदत है, जो भाई धनी व्यक्ति है ना उसको आदत है, अपने धन का घमंड है उसे, तो वो फिर थोड़ा सा उटपटांग बातें करने लगता है, यानी कि अपना जो है रुतबा दिखाने लगता है। तो जो पर्सन भी होता है उस दिन वो अपना आपा खोद देता है और उसकी धुन देता है। धुन देता है मतलब जैसे रुई धुनी जाती है अच्छे से डंडे से, वैसे ही उसने उसके जम के पिटाई कर दी। तो अब ये क्या हो गया, एक अपराध हो गया उससे, जो ग्रुप में बंदा, ग्रुप का लीडर था, उससे हो गया एक अपराध 20वें दिन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 20 अपराध के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण। तो जैसे ही कोई आपको अनुच्छेद याद करना हो तो स्टोरी को याद करना, और आपको अनुच्छेद बिल्कुल फिक्स मिलेगा, यानी कि बिल्कुल बिना डाउट के मिलेगा। तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि 21वें दिन वो जो है निकला बाहर, ऐसे डेली रूटीन होते सभी निकलते कॉलोनी में। तो उधर से देखा कि वो जो पर्सन ए है, कार वाला बंदा, वो तो 2-4 को लेकर के इधर ही चला आ रहा। देखा उसने दूर से, तो क्या हुआ
जो ग्रुप वाला बंदा होता है वो भागा और अपने घर में प्राण बचाकर भागा, क्योंकि उधर से तो ग्रुप आ रहा था, अगर नहीं भागता तो कूट दिया जाता। तो वो पिटने के डर से अपने प्राण और शरीर की सुरक्षा को मतलब करते हुए अपने घर में आकर के छुप जाता है। ठीक है, अपने प्राण बचाते हुए क्या हुआ कि अपने घर में आकर के वो छुप गया। तो उसने जो है उस जो ग्रुप था मारने के लिए उसको आ रहा था, उससे किसी प्रकार जान बचाई। वही कहावत है ना, जान बची सो लाखों पाए, लौट के पप्पू घर को आए। तो इन्होंने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आ जाएगा 21 में। अब घर में आकर तो बैठ गया बेचारा, निकला था थोड़ा घूमता टहलता मन फ्रेश करता, घर में करे क्या फ्री टाइम में। तो क्या करना, उसने क्या किया कि चलो कुछ बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको एक निःशुल्क शिक्षा दी जाए यूट्यूब पर। तो वो अपना यूट्यूब का चैनल खोला खाला और एक बढ़िया उनको पढ़ाने लग गया कि चलो इनको खाली टाइम में। तो ये 21वें दिन इसने 2 काम किए। एक तो जैसे ही घूमने निकला तो इसने अपने प्राण बचा करके भागा, और फिर घर में आके फ्री हो गया 21 का के अंतर्गत। तो ये क्या करना, छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है 21 का के अंतर्गत। ठीक है, 21वें दिन इसने 2 काम किए थे, अपना प्राण बचा के भागा था और फिर निःशुल्क शिक्षा दी थी बच्चों को। और 86 संशोधन 2002 के द्वारा इसको जो है क्या बना दिया गया, एक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार बच्चों को दिया गया, जो कि मौलिक अधिकार है। ठीक है, और 86 संशोधन 2002 में यहाँ पर डाला गया है। आगे देखेंगे हम। फिर एक दिन तो किसी तरह छुप छुपा के बचता है, अपना बच्चों को एजुकेशन वगैरह देता है, टाइम पास करता है। लेकिन क्या होता है, 22वें दिन पुलिस उसके दरवाजे पर धमकती है और उसको गिरफ्तार करके ले जाती है। ठीक है, गिरफ्तार करके ले जाती है, क्योंकि उसने तो उसकी अच्छे से पिटाई की थी, तो गिरफ्तार तो होना ही था, उससे अपराध हो गया था। तो अब वो गिरफ्तार करके उसको ले जाती है। आगे देखेंगे। अब आ गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 और 24 के अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छा, जो गिरफ्तारी का है इसमें कुछ चीजें पूछी जाती हैं, तो स्टोरी ब्रेक ना हो इसलिए मैं नहीं डाल रही थी। इसमें बहुत सारे फैक्ट हैं। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, उसका कारण बताना होगा। ठीक है, कारण बताना होगा, और क्या बताना होगा, उसके पसंद का वकील करने दिया जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के जो है सामने उसको पेश किया जाएगा। और यही एक बार संविधान में मजिस्ट्रेट का अनुच्छेद 22 में जो है क्या होता है, वर्णन है। ये भी क्वेश्चन आता है आपका। तो कारण, वकील और मजिस्ट्रेट सामने पेश किया जाएगा। और मजिस्ट्रेट शब्द एक बार ही प्रयोग किया गया है, कहां पर किया गया है, 22 में किया गया है। इतना, ये सब इसके क्या करेंगे, तो इसके जो सब पार्ट है किसी और वीडियो में देंगे। अभी हम एक स्टोरी के थ्रू इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में ये आते ही आते हैं। चलो 22 तक हो गया। क्या हो गया था कि उसको जो गिरफ्तारी से संरक्षण के अंतर्गत क्या उसको गिरफ्तार कर लिया। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार पर आ जाते हैं 23-24। 23 में क्या होता है कि बलात्श्रम, मानव व्यापार, इन सब पर रोक लगाई जाएगी। जो बेगार वगैरह होती, मजदूरों से करवाई जाती बिना पैसे दिए या बहुत कम पैसे पर, ये सब जो इन सब पर रोक लगाई गई है 23 के अंतर्गत। तो अब 23वें दिन क्या होता है, 22 को तो पकड़ के ले जाते, 23वें दिन उसके घर का जो है एक मजदूर होता है जो कि काम धाम करता है, वो पहुंच जाता है। कहता है, पुलिस से कहता है, अरे तुमने तो इनको बंद कर लिया और मेरी पगार कौन देगा, अब मैं क्या बेगार में काम करूंगा इनके घर पे, इतना मैंने जो एक महीने से काम किया है, अब मुझे पगार का टाइम था, तुमने इनको जेल में डाल दिया, तो मेरा तो सारा बेगार में चला गया, बिना पैसों के ही काम हो गया, अब मुझे पगार कौन देगा। तो वो आ जाता है, तो वो पगार मांगने आ जाता है अपने काम की। तो क्या होगा, और कहता है कि मैं बेगार में काम नहीं करूंगा, मुझे पगार चाहिए, इनको छोड़ो, इनको जो बंद कर रखा है इनको छोड़ो, तभी तो मुझे पगार मिलेगी। तो वो क्या हो जाएगा, बेगार, बलाश्रम, यानी कि जो जबरदस्ती श्रम लिया जाता है मजदूरों से, उस पर, मानव व्यापार, इन सब चीजों से, और मानव दुर्व्यवहार, और बेगार यानी कि बिना मेहनताना के कार्य करवाना, ये सब पर रोक लगाई गई है। तो वो आ जाता है। अच्छा, जब वो आ गया तो पुलिस ने उसको भगाया हो गया, चलो भाई अब जब छूटेगा तब लेना पगार, भागो यहाँ से। फिर 24वें दिन क्या हो जाता है, 24वें दिन एक जो है बच्चा क्या आता है कि पुलिस स्टेशन में आता है चाय देने, चाय वो देने के लिए होते हैं ना, तो पुलिस स्टेशन में चाय देने के लिए आता है कि, और वो आकर के टेबल पे चाय रखता है, साहब चाय। तो वो जो जेल में बंद है, सामने उसके जो है जेल से वो दिख रहा है, पुलिस की टेबल, जो इंस्पेक्टर है उसकी टेबल दिख रही, तो वो वहां से चिल्लाता है, अरे भाई क्या कर रहे हो,
पुलिस हो, कानून को इस तरह से हाथ में ले रहे हो, ये बच्चे से काम क्यों करवा रहे हो? बच्चों ये जो बाल श्रम पे रोक लगाई गई है, ये इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है, इस पर रोक है, क्या कर रहे हो तुम? पुलिस में होकर के, सरकारी नौकरी में होकर के भी कानूनों का पालन नहीं करते हो। क्योंकि पर्सन बी के पास थोड़ा नॉलेज होता है, इसलिए वो उसको पुलिस वाले को सिखा रहा है। पुलिस वाला गुस्से में कहता है, अरे भाई मैंने थोड़ी इसको काम पे रखा है, दुकान वाले ने रखा है, उससे बात करो जा करके। फिर वो चलो बात आई गई होगी 24 को बाल श्रम पे। 24वें दिन कौन है, बालक एक चाय लेकर के आता है, उस पर जो है वो ज्ञान बांटते हैं। चलो आगे देखेंगे 25 से 28 क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। और ये चौथा मौलिक अधिकार है आपका। 3 हमने देख लिया, चौथा है, चौथे का क्या है 25 से 28। जैसे आप स्टोरी याद करेंगे तो आपको जो टाइप ऑफ मौलिक अधिकार है वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो उसी तरह से उन्हीं बातों को उसमें स्टोरी में आपके दिया गया है। तो वो टाइप ऑफ मतलब कौन से कहां तक किस से संबंधित है वो भी आपको तुरंत याद आ जाएगा। स्टोरी याद करते ही सब कुछ याद आ जाएगा, कुछ अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यानी 25वें दिन, अनुच्छेद 25 की बात हो रही है ना। 25वें दिन वो क्या करता है कि अब जेल में बंद हो जाता है भाई, और फिर 2-3 दिन उसके जेल में निकल जाते हैं। तो वो क्या करता है, अपने इष्ट देव को, अपने भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को क्या करता है, वो मंत्रों जपने लगता है। यानी कि उसका जो है क्या हो गया इसमें, तो किसी भी धर्म को मानना, आचरण करना, आचरण मतलब पूजा पाठ करना, प्रसार करने की छूट, ये सब की छूट 25वें के अंदर है। तो वो अपना जो है मंत्र जपने लगता है कि भगवान किसी तरह उसकी मदद करें, ईश्वर अल्लाह उसकी मदद करें, जो भी उसका इष्ट देव है, तो वो उसको जो है मनन करने लगता है, उसकी पूजा पाठ करने लगता है। फिर पुलिस वाला बड़बड़ाता है, अरे भाई क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये सब क्यों चिल्ला रहे हो, मंत्र तो यहाँ पर नहीं, घर में करना। तो कहता है, अरे भाई जो धर्म का आचरण और प्रसार ये सब करने की जो है छूट मिली हुई है हमको कानून के द्वारा, संविधान के द्वारा, क्योंकि वो नॉलेज रखता है। तो चलो वो पुलिस वाला जो इंस्पेक्टर होता है हट जाता है वहां से। फिर 26वें दिन क्या होता है कि वो अपने इष्ट देव की फोटो वहीं जेल में एक कोने लगा लेता है और उसका अपना मंदिर जैसा कुछ बना लेता है। अब पुलिस वाला आके देखता है, भाई ये तुम क्या यहाँ पर मंदिर उंदिर बना रहे हो, ये सब हटाओ, ये सब क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि अरे भाई हमें तो धार्मिक प्रबंधन की स्वतंत्रता मिली है, यानी कि हम धार्मिक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, धार्मिक संपत्ति ग्रहण कर सकते हैं, और जो है धार्मिक संपत्ति जो है उसको अपने अनुसार व्यय कर सकते हैं, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। तो हमने एक कोने में अपने इष्ट देव को रख लिया, तो उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो ये 26वें दिन होता है। फिर अगले दिन क्या होता है, पहले वो क्या होता है 25वें दिन पूजा पाठ करना शुरू करता है, मतलब पूजा यानी कि मंत्र वगैरह जो भी उसके हैं, श्लोक मंत्र जो भी है, तो वो उच्चारण करता है। और फिर 26वें दिन क्या हुआ, जब पुलिस वाला हट जाता है, उसको निग्लेक्ट कर देता है, अवॉइड कर देता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, कर लेने दो। तो फिर 26वें दिन वो अपना जो है इष्ट देव को बिठा लेता है वहीं कोने में, मंदिर मस्जिद वहीं बना लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है 27वें दिन क्या होता है, वो पुलिस वाला पहुंचता है, कहता है भैया तुम यहाँ पर तो रोज तुम अपना पूजा पाठ शुरू कर दिए हो, और फिर यहाँ मंदिर भी तुमने यहाँ कोने में बना लिया है, लाओ थोड़ा जेब गरम करो तब तो मैं तुम्हें ये सब करने दूंगा, नहीं तो ये सब मैं सब बंद करवा दूंगा। तो वो कहता है सुनो भाई, धार्मिक कार्यों में कर लेने की छूट नहीं है, धार्मिक कार्यों में राज जो है कर नहीं ले सकता है, तो राज धार्मिक कर नहीं लगाएगा। अगर धर्म से संबंधित कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है तो उस पर कर नहीं लगाएगा, चाहे वहां से जितनी इनकम आ रही हो, चाहे जितना चढ़ावा चढ़ रहा हो, राज क्या करेगा, कर नहीं लगा सकता है। तो वो कहता भैया धार्मिक कार्यों में राज्य जो है कर नहीं लगा सकता है, और मेरे पास पैसे नहीं है तुमको ये सब देने के लिए, घूस वूस देने के लिए, ठीक है। तो ऐसे बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तुमको नहीं दूंगा, तो उसका मतलब हो गया कि कर नहीं लगा सकते हो आप। चलिए आगे देखेंगे। अगला जो हमारा नेक्स्ट क्या है, 28वें दिन क्या होता है कि राज्य द्वारा स्थापित संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। अब 28वें दिन जो है पुलिस तो बिल्कुल चिढ़ जाता है, जब उसको पैसे उसकी जेब नहीं गर्म करता है वो, तो वो चिढ़ जाता है। 28वें दिन पहुंचता, बोला भाई ये जो राज्य के संस्थान है ना, ये जितने भी, ये इसमें क्या होता है कि इसमें कोई किसी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो इसमें तुम धर्म का ये धार्मिक कर्मकांड नहीं कर सकते हो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारा घर नहीं है, तो ये सब बंद करो। तो क्या कहता है कि राज्य द्वारा स्थापित जेल को, वो क्या पुलिस स्टेशन को राज्य द्वारा स्थापित संस्था बताता है और कहता है कि सब बंद करो, यहाँ पर ये तुम्हारा घर नहीं है। तो अनुच्छेद 28 में क्या हो जाता है, यही हो जाता है कि राज्य द्वारा जो स्थापित संस्था होगी उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
सिर्फ उन्हीं में धार्मिक शिक्षा दी जाएगी जिन जैसे कि मदरसा है, संस्कृत विश्वविद्यालय है, जो कि मतलब खास उस भाषा के लिए, उस धार्मिक शिक्षा हेतु उनका मतलब स्थापना ही की गई है, बस उन्हीं में दी जाएगी, अदरवाइज नहीं दी जाएगी। राज्य द्वारा स्थापित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा, किसी भी धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो 28 तक हो गया क्लियर। पुलिस वाला चढ़ के आता है और सब उसका बंद करा देता है। भाई राज्य के ये राज्य का जो है स्टेशन है, ठीक है, तो इसमें तुम अपना ये धर्म सब समेटो, यहाँ बंद करो। आगे देखेंगे 29 और 30 ये किससे संबंधित है? संस्कृत एवं शिक्षा संबंधी अधिकार इसमें दिए गए हैं। तो अब 29वें दिन जब यहां तक हो जाता है, 28वें तक उसका सब बंद बुंद करा दिया जाता है, तो कुछ लोग उसके मतलब घर वाले आते हैं, मोहल्ले वाले, घर वाले, कॉलोनी वाले मिलने आते हैं और वो अपनी क्या है भाषा में वो अल्पसंख्यक होते हैं। जिस कैटेगरी से वो पर्सन जो है बी होता है वो अल्पसंख्यक होते हैं और वो अपनी भाषा और अपनी संस्कृत में पता नहीं क्या वहां पर एक दूसरे से कह रहे हैं होते हैं, सुन रहे होते हैं, पुलिस वाले से भी कहते हैं, यानी जो इंस्पेक्टर वहां बैठा होता है उसको भी कुछ बताते हैं, पर उनको समझ में नहीं आती उनकी लैंग्वेज। तो अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? जो भाषा लिपि संस्कृत बनाए रखने का अधिकार है, इससे संबंधित है। तो इसमें हो जाएगा कि कुछ लोग वहां पर आते हैं, उसी की जो है कैटेगरी से, उसी के समुदाय से कुछ लोग आते हैं जो कि अल्पसंख्यक होते हैं और उनकी जो भाषा वसा होती है वो अपनी भाषा में पुलिस वाले से कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस वाला उनको समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि तो ये क्या हो जाएगा अनुच्छेद 29 में भाषा लिपि संस्कृत बनाए रखने का अधिकार आ जाएगा। भाषा का वहां पर प्रयोग हो गया, तो आप उससे रिलेट कर लीजिए कि भाषा संस्कृत ये सब बनाए रखने का अधिकार मिल जाएगा और अल्पसंख्यकों के हित का संरक्षण भी इसी में, ये सब कंबाइन है, क्वेश्चन इसी तरह से बनते हैं। तो अल्पसंख्यक आते हैं और अपनी भाषा में कोई बातचीत करते हैं, ये इतना रख लीजिए तो आपको सारा कुछ रिलेट कर लेंगे, अल्पसंख्यक रिलेट कर लेंगे और उनकी भाषा लिपि संस्कृत के बारे में भी रिलेट कर लेंगे। अब आते हैं भाई 30वें दिन, ठीक है। अब अनुच्छेद 30 में क्या दिया गया? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा पोषण। तो अब जब ये 29 को आते हैं वो अल्पसंख्यक और अपनी भाषा में कुछ पुलिस वाले को बोल के चले जाते हैं, पुलिस वाला को समझ नहीं पाता है। अब उसको लगता है यार भाई हमें इसी एरिया में अभी सर्विस करनी है, अभी तो ट्रांसफर हुआ है और यहीं पे हमको अभी नौकरी करनी है, तो अब क्या करें? चलो इनके शिक्षण संस्थानों में अगले दिन 30 तारीख को, ठीक है, 30 तारीख को वो सोचता है कि चलो इनके शिक्षण संस्थान में जाकर के भैया थोड़ी सी इनकी हल्की फुल्की भाषा वसा जान ले, ताकि इनकी जो ये बात करते हैं वो पल्ले तो पड़े हमारे किसी तरह से। तो वो जो 30 तारीख को क्या करता है कि उनके शिक्षण संस्थानों में पहुंच जाता है। तो इसका अनुच्छेद 30 से क्या मतलब हो गया? शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा पोषण, इससे संबंधित हो जाएगा। बस एक वर्ड आपको स्टोरी में, एक दो वर्ड आएंगे, बाकी आपको उसका रिलेट कर लेना है, क्योंकि ये स्टोरी है, सिर्फ आपको याद कराने के लिए है, आपके दिमाग में कोई चीज फिक्स करने के लिए है, लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम के लिए क्या, हमेशा के लिए फिक्स हो जाती है। ऐसी स्टोरी आप बना लें हर चीज की, तो वो हमेशा के लिए ही फिक्स हो जाती है। और जो वो 31 तारीख थी, 31 तारीख में कुछ नहीं होता, क्यों नहीं? महीने का आखिरी दिन होता है भैया, और सब इसमें जो है कहीं कहीं पे तो हाफ डे होता है, कहीं पर कोई डे मनाया जाता है, इसमें कोई काम नहीं हुआ। ये क्या हो गया कि इसमें जो है पूरी तरह से शांति बनी रही, कहीं कोई घटना नहीं हुई, सब शांत बने रहे। उधर जो जेल में बंद था वो भी, पुलिस वाले भी, उनके कॉलोनी वाले भी, सब शांत बने थे। तो 21 तारीख को क्या होता है? कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या था कि संपत्ति का अधिकार था और अब जो है उसको निकाल दिया गया, तो अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा है, खाली है ये जगह। तो 31 तारीख को कोई घटना नहीं होती, सब कुछ खाली रहता है महीने का आखिरी दिन। चलिए आगे देखेंगे। तो ये हमने यहाँ पर 5वां है, ये संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार कौन सा? हमारा 5वां मौलिक अधिकार है, जिसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद आते हैं, 29 और 30। अब हम अपना देखेंगे 6ठा मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। 31 में कुछ नहीं होता है, संपत्ति का था वो हट गया, तो अब ये खाली जगह है। तो 31 तारीख को कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब क्या होता है? अनुच्छेद 32 के अंदर क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, यानी कि आप यदि किसी का मौलिक अधिकार वायलेट किया जाता है तो वो न्यायालय का जो है दरवाजा खटखटा सकता है। ये बात इसका जो विस्तार है। तो अब जब 31 तारीख को पूरा उसका लगभग महीना निकल जाता है, आधा महीना जो है निकल जाता है, तो फिर क्या होता है कि लगभग उसके जो ग्रुप और समुदाय के लोग थे वो 32 लोग आ जाते हैं और 32 लोग आकर के मिलकर के न्यायालय का दरवाजा खटखटा देते हैं और कहते हैं कि भाई 22 तारीख को गिरफ्तार किया गया था हमारे बंदे को और अभी तक ये पुलिस वाले छोड़ नहीं रहे, ना कोई आगे प्रोसेस कर रहे हैं, हमें न्याय दिया जाए, हमारे अधिकारों को जो है वायलेट किया जा रहा है, तो हमें न्याय दिया जाए।
जल्दी से जल्दी हमें न्याय प्रदान किया जाए, हमारे बंदे को छोटी सी चीज के लिए जो है इतने दिनों से जेल में सड़ा रहे हैं। तो ये हो गए पूरे आपके जो मेन मौलिक अधिकार हैं वो हो गए। अभी आप स्टोरी में हम मेन ही रखेंगे, आगे पीछे के जो हैं वो भी पूछे जाते हैं, उनको हमने एक अलग वीडियो में दे दिया है। तो मैराथन करके लिस्ट है, मैराथन करके लिस्ट है, उसमें हमारा आर्टिकल से संबंधित वीडियो है, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल उसमें हमने दिए हैं, कोई ट्रिक नहीं दी है, सिंपली पढ़ाया है, बट सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वहां पर हैं, तो आप फॉलो कर सकते हैं। अब हम आएंगे देखेंगे अपना जो 19 के अंतर्गत 6 स्वतंत्रताएं दी गई थी, तो इनका सीक्वेंस बहुत पूछते हैं, कौन कौन स्वतंत्रताएं इसमें दी गई वो बहुत पूछते हैं, तो इसको भी हम अलग से देख लेते हैं इसी सीरीज में, क्योंकि इसको हम तुम्हें जो है पूरा टॉपिक को ट्रिक से ही बताएंगे। यहाँ पर सिर्फ ये वीडियो ट्रिक का रहेगा, जो ट्रिक अपना लेंगे, जो स्टोरी बना देंगे, सब कुछ ऊट पटांग रहेगा, अटपटा सा रहेगा, लेकिन यकीन मानिए कि आपने एक बार दो बार अच्छे सुन लिया तो कुछ भूलने वाले नहीं हैं आप, ध्यान से सुनिएगा बस। तो अब हम यहाँ देखेंगे अनुच्छेद 19 को देखेंगे अलग से, इसमें कितने 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। और देखो जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये एक मौलिक अधिकार है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है सीधा सीधा, प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, एक मौलिक अधिकार है, और कहां पर दिया गया है, ये 19(1) के खंड का में, ठीक है, 19(1) के सबसेक्शन का कह लें या फिर ए कह लें, कुछ भी कह लें, इंग्लिश में ए हो जाएगा, हिंदी में का हो जाएगा। तो उसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, और प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, एक मौलिक अधिकार है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। पूछता है प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ दी गई, 91 के का में दी गई है। ये प्रेस की स्वतंत्रता कैसा अधिकार है, तो भाई ये मौलिक अधिकार है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको एक कहानी के द्वारा, ये सीक्वेंस बहुत पूछते हैं। तो 19(1) के जो खंड ए है इसमें क्या कहते हैं, तो इसमें कहते हैं कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। और जो बी है इसमें कहते हैं कि शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अभी इसको थोड़ा सुन लीजिए, स्टोरी हम इसकी बता रहे हैं, ठीक है, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। और जो सी कहता है, सी क्या कहता है, यहाँ शॉर्ट में लिख रखा है, ये क्या कहता है, संगम संघ या सरकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। फिर जो डी क्या कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता देता है पूरे भारत में, ठीक है। और फिर अगला क्या कहता है, जो ई कहता है, ये कहता है कि भारत राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने की, यानी कहीं भी बस जाने की स्वतंत्रता देता है। और एफ जो है, एफ में आपका संपत्ति का अधिकार था जो कि अब हटा दिया गया है। और आ जाइए जी में, जी में क्या कहता है कि मतलब जो आजीविका, कोई भी आजीविका व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता ये देता है। अब इसको यहाँ पर मैंने इसको फुल बता दिया कि क्या क्या है, अब इसको शॉर्ट में समझते हैं। तो भाई क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब इसको हम सीक्वेंस में ले रहे हैं, तो अब इसको स्टोरी के थ्रू समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वाक अभिव्यक्ति, यानी कि हम क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। वाक मतलब बात करना, बातचीत करना, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। जब आदान प्रदान हो जाएगा तो उस विचार अभिव्यक्ति में कहते हैं, हम लोग एक करते हैं, चलो भाई क्या करते हैं कि एक सम्मेलन करते हैं, पार्टी वार्टी करते हैं थोड़ा मिलके, यहाँ पर आज थोड़ी बहुत बातें हो गई, एक पार्टी करते हैं, वहां पर इंजॉय भी करेंगे और ज्यादा बातचीत हो जाएंगे, एक दूसरे को जानेंगे अच्छे से। तो ठीक है, बातचीत करते हैं ए में, फिर क्या करते हैं वो पार्टी पोर्टी करते हैं, सम्मेलन वगैरह करते हैं। अब जब पार्टी वोटी कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, संघ बना लेते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, अपना अपना जिसमें जिसकी ज्यादा बनी, जिसकी आते इंटरेस्ट एक जैसे हुए, तो वो अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। संघ बना लिया, संघ समिति, ये सब तो ग्रुप बना लिया, और ग्रुप बना करके वो पूरे भारत भ्रमण पे निकल पड़ते हैं, ठीक है। अब भ्रमण करते करते उनको पूरे भारत में जब वो भ्रमण करने लगते हैं तो अब कोई कोई जगह तो उनको लगता है कि हाँ यही स्वर्ग है, तो वो क्या करते हैं कि बस यहीं बस जाओ, तो वो वहीं पर बस जाते हैं। जो जगह उनको पूरे भारतवर्ष में घूमते घूमते जो जगह उनको भा गई, पसंद आ गई, तो वो वहीं पर बस जाते हैं। अब भाई क्या होता है कि जब नई जगह में वो बस जाएंगे तो उनको वही धन दौलत ये सब चीजें की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी, तो उनको नई जगह में कोई जानता तो है नहीं, कोई उनको संपत्ति वगैरह धन वगैरह देता नहीं है, ठीक है, कोई नहीं मदद करता है उनको धन दौलत संपत्ति की, चलो भाई दे दो, इसका काम चले, बाद में हमको दे देगा। तो जो अपने जान पहचान वाले होते हैं तो वो दे देते हैं, लेकिन नई जगह हमें कोई नहीं जानता तो वहां हमें किसी ने धन संपत्ति दी नहीं, तो ये हो गया एफ। एफ में संपत्ति का अधिकार निकाल के हटा दिया गया है, तो काट दिया, किसी ने नहीं दिया। फिर क्या करते हैं कि हमें व्यापार करना पड़ता है, तो हम व्यापार कर लेते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपने खर्चे वर्चे चलाने के लिए क्या कर लेते हैं, हम व्यापार कर लेते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम बातचीत करते हैं, फिर अपना पार्टी पोटी करते हैं, फिर अपना बढ़िया ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना करके भारत भ्रमण पे निकल पड़ते हैं। फिर जहां अच्छा लगता है वहीं बढ़िया निवास करने लग जाते हैं, और
संपत्ति हमें कोई नई जगह में देता नहीं, धन रुपया की हेल्प करता नहीं है, तो हम व्यापार कर लेते हैं। तो ये हो गई आपका जो है 19 अनुच्छेद 19 और पूरा मौलिक अधिकार, इतना आपका हो गया है। और ये क्लास आपको कैसी लगी? ऐसी ही ट्रिक्स की और क्लासेस चाहिए या फिर पूरा टॉपिक सिंपली मैं पढ़ा दूं? जैसे भी आपको अच्छा लगे है, ये क्लास अच्छी लगी है, नहीं अच्छी लगी है तो भी बताइए, ताकि हमें भी समझ में आए कि आप किस तरह से पढ़ना चाहते हैं। ट्रिक के थ्रू समझना चाहते हैं चीजों को, या सिंपली मैं पढ़ा दूं, आप सिंपली पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में अपना जो है कमेंट पक्का रखिएगा। उसी से आगे जो है ये सीरीज कंटिन्यू होगी कि किस तरह से आप हमसे पढ़ना चाहते हैं, या जो हमने पढ़ाया वो आपको समझ में आया भी कि नहीं आया। मैं ऐसे ही बकबक कर रही थी तब से, स्टोरी के थ्रू कुछ समझ में आया, चीजें फिक्स हुई, या मैं ऐसे ही इतनी देर से चिल्ला रही हूँ? तो वो सारी चीजें आप हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कैसी लगी आपको ये क्लास, आगे ऐसी क्लासेस चाहिए आपको, या फिर सिंपली मैं आपको पढ़ा दूं। इसी के साथ ये सेशन मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगी, और आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। आप कमेंट करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और आपके जो है मर्जी भी जानने को मिलती है। तो ये एक कम्युनिकेशन है जो कि बंद नहीं होना चाहिए, और इसी से चीजें जो है कैरी ऑन होंगी आगे फ्यूचर में। और आपको जो है ये आर्टिकल से संबंधित एक और वीडियो मैराथन में पड़ा हुआ है, तो वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बिहार पीजीटी टीजीटी ये सब बिल्कुल करीब है, 2 दिन बाद ही है, तो आप उसको पक्का देख लीजिए, और उसमें भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, जितना भी न्यू टॉपिक अभी नहीं छूना है, जो आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। सेहत अच्छी रहेगी तभी आपका जो है दिमाग अच्छे से चलेगा सेंट्रल हॉल में। और जो है पैनिक नहीं करना है, बिल्कुल भी रिलैक्स माइंड से जाएंगे तो आपने बहुत पढ़ाई की है, और वहां पर आपका जो प्रीवियस नॉलेज है वो बिल्कुल वहां पर काम आने वाला है। ठीक है, तो ये माइंड बहुत स्मार्ट है, अगर हम इसको अच्छे से इससे काम लें तो ये बहुत तगड़ा काम करता है। और अगर इसको हम मतलब इसको हम परेशान कर देते हैं ना, तो क्या करता है, ये काम करना बंद कर देता है। तो इस बात का पक्का ध्यान रखिएगा कि रिलैक्स होकर के एग्जाम हॉल में जाइएगा। ये मेरी एक खास सलाह रहती है सभी को, क्योंकि ये मैं अपने ऊपर एक्सपीरियंस की हुई चीजें मैं बताती हूँ, कि मैं किसी एग्जाम में तो ऐसे जाती हूँ कि मेरी प्रिपरेशन 0 रहती है, मैंने रिसेंटली कुछ भी तैयार नहीं होता है, लेकिन क्या होता है, प्रीवियस नॉलेज होता है, और मैं जो है पैनिक नहीं करती हूँ। तो जब माइंड रिलैक्स होता है तो पता नहीं वर्षों पुरानी बातें भी याद आ जाती हैं, और ऐसा वहां डाउट रहता है, लेकिन लगता नहीं यही होगा। थोड़ा सा डाउट भी रहता है, बट लगता नहीं यही होगा, क्योंकि वो सब कॉन्शियस माइंड में फिक्स है, तो हम उसी पे टिक करके आते हैं और सही जाता है वो। तो आप लोग से मेरी ये राय है, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी उस चीज को थोड़ा सा यूज करें। रिलैक्स रहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। आपने बहुत पढ़ाई की है, और सारा नॉलेज आपको यूज करना है, इस माइंड का यूज करना है, और उसका यही तरीका है कि माइंड को रिलैक्स रखो बिल्कुल। ठीक है, तो मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको शेयर करके आपकी हेल्प करना चाहती हूँ, और आपको पसंद आता है नहीं आता है वो भी बताइए। और तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।